चलिए फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में गॉस लॉ आएगा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिप्रेजेंटेशन को सबसे पहले समझ लें। जो इसका सिंबल होता है वो होता है फाई, इसको फाई से प्रोनाउंस करते हैं। सिंबल बनाने के लिए ओ में कट कर दिया जाता है और इसका सिंबल बन जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिया के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में। अब आप लोग सोचेंगे कि एरिया, हम अभी तक स्केलर क्वांटिटी सुनते थे, अभी एरिया वेक्टर किस तरीके से होता है। तो यही हमको समझना है कि एरिया किस तरीके से वेक्टर होता है। मान लिया हमने कोई एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ये आपको दिख रहा है। इसमें 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई और जेड। और यहाँ पर मैंने एक इसकी एक्स और वाई एक्सेस में एक बना दिया 2D शेप, यानी कि एक स्क्वायर बना दिया जिसकी हर साइड है ए। उसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो ये 3D कार्टेशियन सिस्टम है, उसमें हमने एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिसकी हर साइड ए है। अब अगर हम इसके एरिया की बात करें नॉर्मली, तो नॉर्मल जो एरिया होता है इसका, वो हमको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ, या स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। लेकिन एरिया निकालने के लिए हम लोग ने देखा है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगर इस फॉर्मूले को हम लेंथ और ब्रेथ जैसे हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पर हम लोग लिखते थे एल इंटू बी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट हमने जब वेक्टर और स्केलर पढ़ा था, तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट शो करता था हमारे स्केलर प्रोडक्ट को, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट को शो करता था। तो उस हिसाब से तो हमारा जो एरिया होता है वो एक तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अब किस तरीके से होता है ये देखते हैं हम लोग। तो अगर इसी स्क्वायर की हम लोग बात करें, तो अगर इसका एरिया हम लिखें वेक्टर फॉर्म में, तो वो क्या होगा, ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर। तो आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि नॉर्मली एरिया हम लोग लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जब स्केलर वेक्टर पढ़ते थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता था वेक्टर क्वांटिटी को। तो अब हम इस शेप का एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, एरिया इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, यानी कि ए इंटू ए साइन 90 डिग्री। अब ए साइन 90 डिग्री मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जब भी हम दो प्रोडक्ट का वेक्टर्स का दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। अब यहाँ पर एक वेक्टर ये है ए बी वेक्टर, एक वेक्टर है बी सी वेक्टर। अब एक तरीके से हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो जब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स के। किस तरीके से, ये देखिए, जैसे बाय द वे 2 वेक्टर है मेरे पास में, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अगर इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन, इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, क्योंकि हम 3D शेप्स बना नहीं सकते अपने कॉपी में। लेकिन अगर वैसे हम देखें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इस तरीके से आता है, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर आता है। तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, या परपेंडिकुलर होता है रिजल्टेंट। ये मेरा रिजल्टेंट होगा ए और बी का, ये रिजल्टेंट दिखाई पड़ रहा है। यानी कि एरिया वेक्टर भी क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट को याद रखना है कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। इन सारे पॉइंट्स को हमको याद रखना है, यही सारे पॉइंट्स हमारे आगे चल के हमारे काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि एरिया हमारा यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको एरिया वेक्टर को भी चेक करना होगा कि हम उसको वेक्टर फॉर्म की तरह यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक 3D कार्टेशियन सिस्टम लिया था, जिसमें एक स्क्वायर बनाया। अब इस स्क्वायर में मैंने ए बी और बी सी दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किया या इनका प्रोडक्ट निकाला। तो इसका जो भी रिजल्टेंट आया मेरा, वो कैसा आया, परपेंडिकुलर आया। क्यों, उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर 2 वेक्टर हम ले लें, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग शो करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर को। अब एक बार फिर से हम 3D कार्टेशियन सिस्टम ले रहे हैं, इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं, और उसका एरिया हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये मैंने एक एक्स वाई जेड कार्टेशियन सिस्टम लिया, ये हो गया हमारा एक्स, ये वाई और ये जेड। अब की बार जो शेप दिया हुआ है वो एक्स और जेड प्लेन पे दिया, एक्स और जेड एक्सेस में दिया गया है इस तरीके से।
ये हमारा कोई प्लेन है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब हमसे कहा गया ये मेरी एल हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। अब मुझसे कहा गया इसका एरिया निकालना है मुझे। अब इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हमको पता है एल इंटू बी तो होगा, लेकिन हमको इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं, तो इसके कहीं ना कहीं इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी हमको शो करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन दो हो सकते हैं, या तो जे कैप होगा या तो माइनस जे कैप होगा। भाई सीधी सी बात है, ये आई कैप एक्स एक्सेस आई कैप को शो करता है, वाई एक्सेस जे कैप को शो करता है, और जेड एक्सेस के कैप को शो करता है। तो अगर आई और जे का प्रोडक्ट हम निकालेंगे, क्रॉस निकालते हैं, तो हमको मालूम है आई और जे का क्रॉस क्या आता है हमेशा, या तो प्लस जे आता है या माइनस जे। अगर मैंने आई क्रॉस के किया तो प्लस जे, अगर के क्रॉस आई किया तो माइनस जे। यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा एरिया का वो वाई एक्सेस में होगा। यानी कि अगर कोई भी शेप दो एक्सेस में बना हुआ है तो तीसरी एक्सेस जो होगी उसका पॉजिटिव या नेगेटिव वेक्टर ही शो करेगा उसका रिजल्टेंट एरिया या रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमने बात करी 2D की। तो अब एक पॉइंट और भी याद रखना है। तो एक तो ये हो गया कि हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अब अगली बात जो याद रखनी है उसको देखिए हम, उसको भी याद रखना है हमें, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो भी 2D सर्फेसेज होंगी, जितनी हमें 2D सर्फेस मिलेंगी उनको हम बोलेंगे ओपन सर्फेस, और जितनी भी 3D सर्फेस होंगी यानी कि 3 डायमेंशनल सर्फेसेस उनको हम बोलेंगे क्लोज सरफेस, इस तरीके से। और जो अगला पॉइंट है, जब भी हम क्लोज सरफेस लेंगे तो उसका जो भी जो क्लोज सरफेस होगा उसका जो नॉर्मल होगा वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी कि जो उसका जो भी एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। किस तरीके से, जैसे हमने कोई ले लिया है क्यूब या क्यूबाइड, कुछ भी ले सकते हैं। अभी मैंने भाई देखो क्यूब बना लिया, ये क्यूब बना हुआ है। अब अगर हम बात करें इसके एरिया वेक्टर की या इसके रिजल्टेंट की, तो ये हमारा एक 3D शेप है यानी क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस का जो भी हमारा आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, ए वेक्टर से। यानी कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या ए वेक्टर ये, या तो इसका एरिया वेक्टर ए, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा होगा। तो इसके लिए भी एक पॉइंट हमको याद रखना है, पॉइंट है इनक्लोज्ड सरफेस ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज वेक्टर ए, यानी कि एरिया वेक्टर। यानी क्लोज सरफेस में जो भी आउटवर्ड साइड में नॉर्मल ड्रॉ किए जाएंगे उन्हीं को हम बोलेंगे उन क्लोज सरफेस का या उन 3D सरफेस का एरिया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है ये। अगर हम कोई सिलेंडर ले लें, भाई हम कोई सिलेंडर ले लेते हैं। अब सिलेंडर भी हमको पता है 3D शेप होगा, ये एक सिलेंडर है। अगर इसके लिए हम इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो इसमें भी आउटवर्ड नॉर्मल्स जो होंगे, यानी कि ये आउटवर्ड नॉर्मल है, ये सारे रिप्रेजेंट करेंगे किसको, एरिया वेक्टर को। ये सारे एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ गए। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहली बात तो एरिया जो हमारा होता है एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एरिया निकालने में हमेशा लेंथ और ब्रेथ का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। और ये हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर में, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट किसी चीज़ का निकालते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इतना हमको मालूम है। ये मैंने आपको शो करके भी दिखा दिया कि अगर दो वेक्टर्स की बात कर ली जाए, ये दो वेक्टर हैं और इनका जो रिजल्टेंट पूछा जाए तो कॉपी में तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, बट उसकी जो रियल डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है और आउटवर्ड्स होती है बाहर की तरफ। यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे 3D शेप्स हैं, इनके रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि इनका जो भी एरिया होगा वही रिजल्टेंट होगा, उसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा वो आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ होगा।
तो ये हो गया हमारे रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है रियलिटी में। मेन हमको ये पॉइंट याद रखना है। साथ ही 2D सर्फेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस बोलते हैं, और 3D सर्फेस को हम लोग क्लोज सरफेस बोलते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। हमारा जो रिजल्टेंट होगा हमारा 3D से शेप में वो हमेशा आउटवर्ड्स होगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing perpendicular to a plane surface। यानी कि आपको समझ में आ गया कि हम सरफेस की बात क्यों कर रहे थे। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल सी डिफिनेशन है कि जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, बस शर्त ये है कि वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है वो यही है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस होंगी। अब जैसे बाय द वे ये प्लेन सरफेस है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इस डायरेक्शन में जाएंगी, ना कि इस डायरेक्शन में जाएंगी। अगर वो इस डायरेक्शन में जा भी रही होंगी तब भी हम इसका कंपोनेंट लेंगे। वो किस तरीके से लेंगे वो भी आगे आपको समझाते हैं। तो मैंने आपको याद रखना है जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस। फॉर एग्जांपल ये कोई एक सरफेस है, ये भाई देखो कोई सरफेस है, तो इससे जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस सरफेस से होकर के जा रही हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करें तो हमको दिखाई पड़ रहा है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से होकर के नहीं जा रही बल्कि सीधे स्पेस में चली जा रही है, जबकि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं जो इस सरफेस से होकर के जा रही हैं। तो अगर हम डायरेक्टली बताना चाहें इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो होगी φ = 2, क्योंकि नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। इसी तरीके से हम एक दूसरा फिगर भी देखें। एक दूसरा फिगर ये बनाया है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे जा रही हैं। अभी भी हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये सबसे अपर और सबसे लोअर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पेस से जा रही है, बट ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस सरफेस से जा रही हैं और साथ ही साथ परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हुई वो कितनी हुई 4। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हमें एक चीज़ और पता चली। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। इसी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इसी सरफेस पे बनाएंगे, बट उसका थोड़ा सा एरिया जो है वो हम लोग क्या कर देंगे, बड़ा कर देते हैं। अब देखिए हमने इसका एरिया बड़ा कर दिया, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये जो स्पेस से होकर के जा रही थी ये भी अब सरफेस से होकर के जाने लगी। अब ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी सरफेस से होकर के जा रही हैं। यानी हमको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि जैसे ही एरिया हमने बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गई इस सरफेस पे, और उसी के साथ में इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा था 2। इसी सरफेस का जब हमने एरिया बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया φ = 4। यानी कि हमको ये समझ में आया यहाँ से कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, या सिंपली बोलें तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एरिया के बढ़ने के साथ में बढ़ता जाता है, या एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या एरिया पे बोल सकते हैं सीधे सीधे डिपेंड करता है। तो ये पहला पॉइंट हमको याद रखना है। इसके अलावा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। कहने का मतलब अगर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बहुत ज़्यादा है, बाय द वे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए मैं बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बढ़ गई तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ गया। अब देखिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ता है।
और एरिया बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ता है। यानी कि सिंपल अगर हम बोलें फाई ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मतलब जहाँ पर जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी या जिस लोकेलिटी में जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। जहाँ पर जिस सरफेस का एरिया बहुत बड़ा होगा उसमें भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब अगर हम इसके फार्मूले की बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो बहुत छोटा सा फार्मूला है, उसको भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हमको पता चला इसी रिलेशन से कि फाई ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, और फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ए के। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो आता है फाई ई इक्वल टू ई ए। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी याद रखना है आपको, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डॉट प्रोडक्ट होगा। ये दोनों वेक्टर हैं लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको पता है, आपने देखा था अभी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितना ही बड़ा सरफेस का एरिया होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इन दोनों कंबाइन कर देते हैं तो ये फार्मूला आता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो ये आता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो आपको ये फार्मूला एक याद रखना है। यहाँ पर ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए हमारा एरिया वेक्टर है, और थीटा क्या है, थीटा की बात करते हैं। भाई देखो कोई सरफेस है इस तरीके से, एरिया वेक्टर हमने आपको पहले भी बताया हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर ऐसे बनाया है जबकि होगा इस टाइप से अगर आप उसने डायरेक्शन की बात करें। अब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो इस तरीके से आ रही थी, वो एरिया के वेक्टर के साथ में थीटा डिग्री बना रही है, थीटा का एंगल बना रही है। ये थीटा एंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने क्या किया, हमें क्या करना होता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, एक सेम डायरेक्शन होगा। इसलिए हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ई साइन थीटा। तो इस वाले ई साइन थीटा से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ से ही हमारा ए और ई कॉस थीटा का प्रोडक्ट आता है जो कि होता है के इक्वल टू ई कॉस थीटा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। एक कॉयल है, इस कॉयल का भी जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा। अब हमने मान लिया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आती है ई, ये भी एंगल कितना बना रही, थीटा। फिर से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ए और ई की हमेशा सेम होनी चाहिए, इसलिए ई का हमने कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जब ब्रेक किया तो कंपोनेंट क्या आया, ई कॉस थीटा, और ये आया ई साइन थीटा। तो यहाँ पर भी ई साइन थीटा से कोई मतलब नहीं है, सिंपल इसका भी स्क्वायर के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब हम लोग 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, उससे और थोड़ा हमको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल किस तरीके से लाएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग याद रखनी है। सबसे पहले हमारे जो 2D सर्फेसेस होती हैं उनको हम बोलते हैं ओपन सरफेस। जो भी हमारी 3D सर्फेस होती हैं, 3D शेप्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोज सरफेस। इसके अलावा हमारा जो हमेशा एरिया वेक्टर होगा वो सबसे पहले तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसके बाद सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि ई सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर फाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जहाँ पर एरिया सबसे बड़ा होगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एक सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस इस तरीके से। अब ये हमको मालूम है सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसी डायरेक्शन में क्या थी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। मान लिया ये एक स्क्वायर है, सभी इसकी जितने भी साइड्स हैं वो ए हैं, तो हमको निकालना है इसके लिए फाई की वैल्यू, यानी कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। हमको फार्मूला पता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो ई ए कॉस थीटा,
थीटा जो होता है वो एंगल कौन सा, अभी हमने पीछे देखा था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले दोनों ही वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, यानी कि ये हो जाएगा cos 0। जबकि एरिया स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ये हो गया cos 0, और cos 0 की वैल्यू हमको मालूम होती है 1, यानी कि इसका आंसर क्या है, ई ए स्क्वायर, यानी कि इस शेप का जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई ए स्क्वायर होगी। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। अब की क्या हुआ, एक सरफेस और ली, अब ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं और इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर है। कहने का मतलब इस बोर्ड को समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं। ये सरफेस जो है ये 2D स्ट्रक्चर है, इस तरीके से थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही थी। लेकिन अब की बार जो ये मैंने सरफेस बनाई है, ये जो एक फिगर बनाया है, ये इस तरीके का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, इसके अंदर से ना जा करके इसको बस टच करती हुई जाएंगी, और जो इसका एरिया वेक्टर वो इस तरीके से है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो एंगल बीच में बन रहा है, ये वाला एंगल, ये बन रहा है 90 डिग्री का। तो अब की फॉर्मूला वही रहेगा, फिर से फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, साइड्स वही हैं, ये भी ए है, बस एंगल कितना हो गया इस बार 90 डिग्री। हमें पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पहली बात तो 2D शेप है, और 2D शेप हमने कैसा पढ़ा था, ओपन सरफेस होता है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इससे पास नहीं हो रही है, बल्कि इससे टच करती हुई निकल रही हैं इस तरीके से। इसी बोर्ड की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आ रही है, जबकि जो इसका एरिया वेक्टर है वो ये है। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये इसका एरिया वेक्टर है, बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, वही होता है थीटा। तो और cos 90 की वैल्यू होती है 0, और वैसे भी हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं ना होकर के इससे टच करते हुए इसको निकल रही हैं। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। अब एक कॉयल वाला न्यूमेरिकल लेते हैं, जिसमें कि हमको एक कॉयल दी गई है, उसकी रेडियस दी गई है, वहाँ पर भी हमसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो भी है सरफेस के या शेप्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में आपको मैंने एरिया के बारे में बताया कि यहाँ पर एरिया को वेक्टर की तरीके से यूज़ करा जाएगा। अब हमको जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरीके से है, ये एक कॉयल है, इसका एरिया वेक्टर फिर से इसके परपेंडिकुलर है, जबकि ये हमारी रेडियस है, रेडियस हमको दी गई है r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको दी गई है, और ये एंगल हमको दिया गया 30। ये मेरा एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हमसे पूछा गया है फाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, फॉर्मूला वही लगाया, Q इक्वल टू ई ए, या इसी को लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो क्या होगा, ई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ई कॉस थीटा ले रहे होते हैं, ई का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ई कॉस 30 हो गया, और ए की वैल्यू क्या हो गई, पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू यहाँ दी गई है 30, यानी कि कॉस 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 30 की वैल्यू हमको मालूम है √3/2 होती है, तो √3/2 ई पाई आर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर गलत है, क्यों, हमको मालूम है जो थीटा लिया जाता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल होता है, जबकि यहाँ पर जो ये एंगल दिया गया है वो रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का दिया गया है। यानी कि इस 30 को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग एंगल कौन सा लेंगे, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल लेंगे, यानी कि ये एंगल हमको लेना है। तो ये 30 है, तो ये हुआ 60। तो हमने केवल गलती क्या करी है, जहाँ पर cos 30 लिखा हुआ है वहाँ पर हमको cos 60 यूज़ करना था। अब फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, ई ए कॉस 60 डिग्री, ई की वैल्यू यही हो गई, ए हो गया पाई आर स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि आंसर आया ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि स्क्वायर में जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगी। तो ये हमने क्वेश्चन किए। अब जो 3D शेप्स वाले क्वेश्चन हैं
वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो अभी आज जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो बेसिक पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ को कट कर दिया जाता है बीच में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने एरिया के बारे में समझा कि किसी भी चीज़ का एरिया जब हम निकालते हैं तो लेंथ और ब्रेथ का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि और क्रॉस प्रोडक्ट शो करता है वेक्टर को, और वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इतनी चीज़ हमने समझी। दूसरी बात हमेशा याद रखना है, जो भी एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। फाई का जो चेंजमेंट का प्रोसेस होता है, यानी फाई किस तरीके से घटता है या बढ़ता है, उसकी डिपेंडेंसी किस तरीके से होती है, तो फाई हमेशा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा फाई होगा, यानी कि उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। जितना बड़ा एरिया होगा फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि फाई डिपेंड करता है ई पर और ए पर। इसी से हमारा फॉर्मूला बना फाई इक्वल टू ई ए। और ये जो कॉस थीटा एंगल लिया गया है, यानी कि थीटा एंगल लिया जाता है, वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल होता है। इसको भी ध्यान रखना है। ऐसे इस क्वेश्चन में जो आपको एंगल दिया था वो रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का था, लेकिन हमको लेना था एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल। इतनी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे शेप्स के। तो आज हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं वो 2D शेप्स के देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3D शेप्स के क्वेश्चन किस तरीके से, आपको उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। वहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा होगा, अलग अलग फेसेस होंगी, हर फेस में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी होगी। सपोज़ एक फिगर मैं बना रहा हूँ, बाय द वे ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लिया ये क्यूबाइड बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है। इस तरीके से इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी। हमसे हर फेस में पूछा जाएगा। ये मान लिया फर्स्ट फेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये नीचे वाली इसकी फिफ्थ है और ये ऊपर वाली इसकी सिक्स्थ है। तो हमसे पूछा जाएगा हर फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमको वैल्यू निकालनी होगी और एरिया वेक्टर की बात करनी होगी। तो ये तो हमको पता है कि ये 3D शेप है, यानी कि क्लोज शेप है, क्लोज सरफेस है। तो जो भी एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन में। करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पर भी सिंपल करना है। अगर इस वाली डायरेक्शन की हम बात करें, इसकी फर्स्ट वाले की, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये हम बना के दिखा देते हैं आपको। ये अगर यहाँ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, जबकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। अब अगर हम 5-1 की बात करें, यानी कि फर्स्ट फेज जो भी है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो हमें पता है क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ए और ई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का, यानी कि ई ए कॉस 180। तो यहाँ से क्या आया, अब ए की वैल्यू बाय द वे सारी साइड्स कितनी है, ए है। तो हमें क्या पता चला यहाँ से, ई ए स्क्वायर और कॉस 180 की वैल्यू -1, यानी कि आंसर आ गया माइनस ई ए स्क्वायर। ये हो गया 5-1। जबकि अगर हम थर्ड वाले की बात करें, इसकी यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर ये होगा और ई भी ये होगा। अब यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, यानी कि 5-3 की बात करें तो क्या होगा, ई ए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि ई ए स्क्वायर। यानी कि आप देख रहे हैं कि सेम पैरामीटर्स वाले फेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो साइन में तो अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड में सेम है। 5-1 का इस वाली फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया -ई ए स्क्वायर, इस वाली फेस का आया ई ए स्क्वायर। यानी कि अगर हम किसी भी एक फेस का निकाल लें तो उसके एडजेसेंट जो फेस होगी उसका जस्ट नेगेटिव होगा। जैसे हम बाय द वे इस अपर वाले के निकाल लें तो लोअर वाले का क्या होगा, जस्ट नेगेटिव। ये अपोजिट होंगे दोनों एक दूसरे के। तो इस तरीके के 3D क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए और जो भी इसके न्यूमेरिकल अपने बुक से वो सारे सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।